नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पूरा हो चुका है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अधीन हमने 5 राजवंश पढ़े हैं: गुलाम राजवंश, खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश और लोधी राजवंश। आज दोस्तों हम इन 5 राजवंशों की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते हैं वो सभी दोस्तों अपन आज मॉक टेस्ट के माध्यम से हल करेंगे या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के माध्यम से हल करेंगे। होता क्या है दोस्तों, आप कितना ही डिटेल्स में पढ़ लीजिए, जब तक आप मॉक टेस्ट के माध्यम से अध्ययन नहीं करोगे तब तक आप अपनी तैयारी नहीं जांच पाओगे। इसलिए आपको ये जांचना जरूरी है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है, पहले से कितना सुधार हुआ है आपकी तैयारी में। दोस्तों यदि आप अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं तो आ जाइए मेरे साथ, वीडियो क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं या भविष्य में कंपटीशन एग्जाम्स में वो क्वेश्चन छप सकते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके लिए छाटे हैं और मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से या मॉक टेस्ट के माध्यम से इन प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम अफगान शासक कौन था जिसने दिल्ली के तख्त पर शासन किया? दिल्ली के तख्त पर मुख्य रूप से 5 राजवंशों ने शासन किया है भाई। ये बात कई बार बता चुका हूं मैं और ये बात आपके भी ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। इन 5 राजवंशों में राजवंश थे दोस्तों गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश और लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम अफगान शासक कौन था? क्या रजिया सुल्तान थी, क्या इल्तुतमिश थे, या बहलोल लोदी था, या फिर मलिक काफूर था? सबसे पहले तो आप इन शासकों के बारे में सामान्य जानकारी देखिए कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं। दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी भाई। ये रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। और आपको पता ही है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था और उसका जो उत्तराधिकारी बना ये इल्तुतमिश, यह भी तुर्क ही है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, जबकि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान ये दो तो हो गए तुर्क। रही बात बहलोल लोदी की, यह बहलोल लोदी एक अफगान जाति का था भाई। कौन सी जाति का था? अफगान जाति का था। तो अपना आंसर अपने को यहां मिल गया कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था भाई? बहलोल लोदी। रही बात मलिक काफूर की, यानी ये जो मलिक काफूर है यह तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था भाई। अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रधान सेनापति था जिसका नाम नुसरत खां हुआ करता था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में अपना गुजरात अभियान प्रारंभ किया या गुजरात को जीतने के लिए जो अभियान शुरू किया उसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां को सौंपा था। जब नुसरत खां गुजरात अभियान में सफल हो जाता है तो वहां वह एक व्यक्ति को खरीदता है, एक गुलाम को खरीदता है जिसका नाम है मलिक काफूर। और जब गुजरात विजय के बाद नुसरत खान दिल्ली पहुंचता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, तब यह तोहफे के रूप में भेंट किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को नुसरत खान के द्वारा। उस व्यक्ति का नाम था भाई मलिक काफूर। मलिक काफूर को हिंदू जाति का हिंजड़ा कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए
कि इतिहास में हिंदू जाति का हिंजड़ा किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को कहा जाता है। ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की सेवा करता है। बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में उसके अल्प आयु बेटे को तो ये राजा बना देता है, उत्तराधिकारी राजा। कौन भाई? मलिक काफूर। और खुद पूरी सत्ता को अपने अधिकार में ले लेता है। बाद में थोड़े समय बाद में खिलजी वंश के ही किसी शासक ने मलिक काफूर की हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने भारत में लोदी वंश की स्थापना की थी। या भारत में लोदी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। मलिक काफूर तो अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था। ठीक है, ये जो तोहफे के रूप में नुसरत खान ने प्रेजेंट किया था किसके सामने भाई? अलाउद्दीन खिलजी के सामने। इल्तुतमिश एक तुर्क जाति का था और ये जो रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की बेटी थी, तो यह भी एक तुर्क जाति की हुई। रजिया सुल्तान के बारे में आप एक क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना कि दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। प्रथम मुस्लिम शासिका भी रजिया सुल्तान को ही कहेंगे। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली अंतिम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान थी और दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम शासिका भी कौन थी भाई? रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आंसर यही होगा रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है भाई? दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह प्रथम राजवंश था गुलाम वंश। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? क्या गयासुद्दीन बलबन को माना जाता है, जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है, या फिर खिज्जर खान को माना जाता है, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है? तो दोस्तों ये जो चार ऑप्शन है चारों ही परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और ये चारों के चारों दिल्ली सल्तनत के किसी न किसी वंश के संस्थापक राजा है। जैसे गयासुद्दीन जो बलबन है इसने दोस्तों बलबनी वंश की स्थापना की थी भाई। पूछ ले जाए कि भारत में बलबनी वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, नेक्स्ट देखें जलालुद्दीन खिलजी। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ये अलाउद्दीन खिलजी के रिश्ते में चाचा लगते थे। जलालुद्दीन खिलजी वो ही दिल्ली सल्तनत के शासक रहे हैं या बादशाह रहे हैं जिन्होंने जब एक बार रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था, यानी हमीरदेव चौहान की रियासत पर, तब जलालुद्दीन खिलजी उस दुर्ग को तो नहीं जीत पाते हैं भाई। काफी प्रयास करते हैं कि रणथंबोर दुर्ग पर मैं विजय हासिल कर लूं, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को वहां सफलता नहीं मिलती है। जब असफल होकर निराश हो जाता है तो अपने सैनिकों के बीच में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए एक बात कही थी इन्होंने, एक उक्ति कही थी कि मैं ऐसे रणथंबोर जैसे 10 दुर्गों को तो एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ऐसे शासक कौन थे भाई? वो जलालुद्दीन खिलजी थे जिन्होंने भारत में खिलजी राजवंश की स्थापना की थी। आगे चलकर जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देते हैं और खुद इनके उत्तराधिकारी राजा बन जाते हैं। ये जो खिज्जर खां थे, खिज्जर खां ने भारत में सैयद राजवंश की स्थापना की। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये कि भारत में सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? खिज्जर खां ने की थी 1414 ईस्वी में। पूछ ले जाए भारत में सैयद राजवंश या सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्जर खां। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में, ये 1414 ईस्वी में। और भारत में बलबनी वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अधीन पहले राजवंश की स्थापना की जिसे इतिहास में गुलाम वंश कहा गया। पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था? गुलाम राजवंश। और प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन इसके विपरीत भी पूछा जा सकता है, इससे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? तो अंतिम राजवंश था लोधी राजवंश।
और पूछ ले जाए दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजा भी कौन था भाई? अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? तराइन आप जानते ही हैं, तराइन का युद्ध का मैदान भारत के हरियाणा राज्य में है। तराइन का युद्ध का मैदान, पानीपत का युद्ध का मैदान, ये भारत के हरियाणा राज्य में रहे हैं भाई। एक कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो भी हरियाणा में ही है। तराइन का प्रथम युद्ध क्या 1191 में हुआ, या 1192 ईस्वी में हुआ, या 1215 ईस्वी में हुआ, या फिर 1526 ईस्वी में हुआ? ये जो चार डेट मैंने लिखी है दोस्तों ऑप्शन में, ये चारों ही डेट किसी न किसी युद्ध से जुड़ी हुई है, यानी कि इन चारों सन में कोई न कोई युद्ध जरूर हुआ है। जैसे जो ये प्रथम तीन सन लिखवाई है मैंने आपको, 1191, 1192 और 1215, ये तीनों सन दोस्तों तराइन के युद्ध से जुड़ी हुई है। इतिहास में तराइन के 3 युद्ध हुए हैं भाई, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों वह 1191 में हुआ। आपको पूछ भी यही रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में, इसलिए यह आपका सही जवाब हो गया। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। अब रही बात 1526 की, 1526 में तराइन का युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन यहां दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ था भाई। पानीपत का युद्ध का मैदान भी भारत के हरियाणा राज्य में है, और यह पानीपत का प्रथम युद्ध था भाई। यह पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत के भी 2 युद्ध हुए हैं, एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध और एक पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब आप इन युद्धों की सामान्य जानकारी देख लीजिए कि ये युद्ध किन किन के बीच में हुए थे, इनमें किस राजा को तो जीत हासिल हुई और किस राजा की पराजय हुई, कौन से युद्ध का क्या परिणाम हुआ। देखिए, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, यह युद्ध इस समय दिल्ली के सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इनका विरोधी था भाई महमूद गोरी। कौन था भाई? महमूद गोरी। तो महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में हरियाणा राज्य में। ऐसा बताया जाता है कि ये जो मोहम्मद गोरी था, गोरी गौर प्रदेश गजनी का रहने वाला था, तो इसने भारत में लूटपाट मचाने की कोशिश की भाई। भारत में इसने अनेक आक्रमण किए। जब इसने बठिंडा क्षेत्र पर आक्रमण किया, लाहौर पर आक्रमण किया, पंजाब पर आक्रमण किया, तो यहां आक्रमण करने के बाद ये जो गोरी था ये पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की सीमाओं में प्रवेश कर चुका था। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का रक्षा करने के लिए या उनको सुरक्षा करने के लिए मोहम्मद गोरी को रोकने का प्रयास किया, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में आमने सामने जो टक्कर हुई, जो युद्ध हुआ या जो लड़ाई हुई, वो तराइन के युद्ध के मैदान हरियाणा में हुआ था भाई। पहली बार टक्कर हुई थी 1191 ईस्वी में, इसलिए इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध नाम दिया गया। दोनों राजाओं की सेनाओं के बीच में जो घमासान युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई भाई। मोहम्मद गोरी हार गया, मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया गया, लेकिन याचना मांगने पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी उदार नीति के हिसाब से उन्हें रिहा कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। तो मोहम्मद गोरी यहां से वापस गजनी चला जाता है भाई, और वहां जाकर ये दोस्तों वापस अपनी सेना का पुनर्गठन करता है। नए सिरे से एक विशाल सेना का गठन करता है मोहम्मद गोरी। इस समय जो पृथ्वीराज चौहान है वो भारत में अपने वैवाहिक जीवन में जुड़ जाते हैं, यानी कन्नौज के राजा जयचंद गहडवाल की बेटी संयोगिता के साथ इन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया, यानी अपहरण करके विवाह कर लिया।
तो ऐसा बताया जाता है कि इस समय पृथ्वीराज चौहान अपने वैवाहिक जीवन में थोड़े व्यस्त व्यस्त थे और ये जो मोहम्मद गोरी है इसने पुनः आक्रमण करने की योजना बना ली थी और ये एक विशाल सेना लेकर भारत की ओर बढ़ रहा था। तो तब जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के बारे में बात कही कि मैं पुनः युद्ध करना चाहता हूं, तब पृथ्वीराज चौहान ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि मोहम्मद गोरी क्या युद्ध लड़ेगा, उसको तो मैं पहले ही मात दे चुका हूं और यदि वो कोई आक्रमण भी करेगा तो मैं उसको फिर मात दे दूंगा। ये ऐसा आत्मविश्वास था किनका भाई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। लेकिन जब तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में यहां ये युद्ध जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, यह भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में ही हुआ था। यानी वही युद्ध का मैदान था, वही वीर शासक थे, वही बहादुर योद्धा थे आमने सामने। तो इस युद्ध के मैदान में ऐसा बताया जाता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से आपसी लड़ाई हुई थी, जो युद्ध के मैदान में जो लड़ाई होती है आमने सामने सैनिकों के बीच में, उस लड़ाई में तो मोहम्मद गोरी नहीं जीत पाया। लेकिन जब सुबह का 4 बज रहे थे, उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो सेना थी वो सो रही थी। अधिकांश सैनिक मतलब कि युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। भाई रात को कौन सा युद्ध किया जाता है? पहले युद्ध करने का भी एक नियम होता था कि युद्ध हमेशा सूर्योदय के बाद लड़ा जाता था और सूर्यास्त से पहले युद्ध समाप्त कर दिया जाता था। बाकी का जो युद्ध होता था वो अगले दिन लड़ा जाता था। तो सूर्योदय से पहले ही मोहम्मद गोरी की जो सेना थी उसने धोखे से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सैनिकों पर धावा बोल दिया भाई, और इस वजह से यहां पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हुई। तो जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है भाई, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और मोहम्मद गोरी जीत जाने के बाद यहां पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। अब दोस्तों बात आती है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में कई विद्वान तो ऐसे कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पकड़ लेता है और सिरसा हरियाणा के निकट मार देता है। जबकि कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि जो मोहम्मद गोरी था इसकी हत्या पृथ्वीराज चौहान गोरी में वहां एक शब्दवेदी बाण से करते हैं, जहां जो शब्दवेदी बाण है वो चंद्रवरदाई बोलते हैं भाई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान था, इनका घनिष्ठ मित्र या साथी भी कह सकते हैं उसको। तो वहां हुआ क्या था, जब मोहम्मद गोरी इस पृथ्वीराज चौहान को यहां युद्ध के मैदान में बंदी बना के गौर प्रदेश या गजनी ले जाता है, तो वहां पृथ्वीराज चौहान को अनेक यातनाएं दी जाती है गोरी के द्वारा। तो एक बार जब आमने सामने कंपटीशन की बात आती है तो उनकी तीरंदाजी की प्रशंसा से ये अचंभित हो गए मोहम्मद गोरी, और उन्होंने मौका दिया पृथ्वीराज चौहान को कि आप अपनी तीरंदाजी का कौशल साबित करें। तब चंद्रवरदाई दोस्तों एक उक्ति बोलता है कि 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। उनके ये शब्द सुनकर पृथ्वीराज चौहान अंदाजा लगा देता है निशाने का कि यहां इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है। तो उसी अंदाज से पृथ्वीराज चौहान दोस्तों वहां एक बाण चलाता है और वो बाण जाके डायरेक्ट किसके लग जाता है भाई? मोहम्मद गोरी के लग जाता है और वहां उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की जीवन लीला का अंत हुआ। 1215 ईस्वी में तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ, यह तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था भाई। इस तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया। जो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी भाई। बाबर काबुल अफगानिस्तान का शासक था और जो इब्राहिम लोदी था इस समय लोदी वंश का शासक था, जो दिल्ली सल्तनत की 5वें राजवंश की शाखा थी। तो ये जो इब्राहिम लोदी है, इसके खिलाफ बाबर ने आक्रमण क्यों किया भाई? आक्रमण करने का प्रमुख कारण ऐसा बताया जाता है कि इब्राहिम जो लोदी थे उनका एक रिश्तेदार था, उसका नाम था आलम खान, और एक पंजाब के शासक थे जिनका नाम था दौलत खान। तो दौलत खान और आलम खान ने बाबर को यहां आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था भाई,
और उनके निमंत्रण या बुलावे पर ही बाबर अपनी सेना लेकर भारत आता है और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करता है भाई। और इब्राहिम लोदी के साथ आमने सामने जिस युद्ध में टक्कर होती है उस युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो हरियाणा में हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत के इस प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है और उसे बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसी प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत का वंश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक था और इसके पराजय होने के कारण ही भारत में मुगल वंश की नींव डाली गई। अब आगे चलकर बाबर के द्वारा स्थापित मुगल वंश का शासन प्रारंभ हो जाता है और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों अपने क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1191 ईस्वी। इस समय तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में दूसरा, 1215 में तीसरा, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। जो पहला युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, गोरी हार जाता है। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है और यल्दौज हार जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया भाई? ऑप्शन में 4 नगरों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करके बताना है कि कौन सा नगर सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था भाई। क्या तुगलकाबाद बसाया गया था, या कश्मीर बसाया गया था, दौलताबाद बसाया गया था, या आगरा बसाया गया था? ये जो तुगलकाबाद है ये तो बसाया था दोस्तों ग्यासुद्दीन तुगलक ने। ये जो तुगलकाबाद नगर है ये तो किसने बसाया था भाई? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। ग्यासुद्दीन तुगलक ने भारत में दिल्ली के स्थान पर तुगलकाबाद को अपनी राजधानी बनाई। ये जो कश्मीर शहर है, कश्मीर शहर बसाया था भाई सम्राट अशोक के द्वारा। भारत के जो जम्मू कश्मीर में है, ये कश्मीर की जगह आप श्रीनगर भी बोल सकते हो। कश्मीर की जगह श्रीनगर ऑप्शन में सही बैठेगा कि श्रीनगर शहर या श्रीनगर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी भाई। एक पुस्तक चलती है इतिहास में, उसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है दोस्तों? राजतरंगिणी। और उस राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक का नाम है कल्हण। तो कल्हण के द्वारा लिखित राजतरंगिणी पुस्तक में श्रीनगर के बारे में कहा गया है कि यह नगर सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था, जो वर्तमान में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है। दौलताबाद, ये जो दौलताबाद है दोस्तों, इस दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है भाई। दौलताबाद को क्या कहा जाता है? देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। और दौलताबाद बसाया था एमबीटी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो बसाया दौलताबाद, जिसे आगे चलकर देवगिरी कहा गया। सम्राट अशोक ने बसाया श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में है। ग्यासुद्दीन तुगलक ने बसाया तुगलकाबाद, इसने दिल्ली के स्थान पर अपने साम्राज्य की राजधानी तुगलकाबाद बनाई। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने अपनी राजधानी चेंज कर ली थी भाई। इसने अपनी राजधानी तुगलकाबाद के स्थान पर दौलताबाद कर ली थी या देवगिरी कर ली थी। ये जो आगरा शहर है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत में क्वेश्चन आपसे पूछने जाए कि सिकंदर लोदी ने कौन सा शहर बसाया था? आगरा शहर। और सिकंदर लोदी पहला शासक था जिसने आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाई भाई। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की राजधानी सबसे पहले आगरा किसने बनाई थी भाई? सिकंदर लोदी ने बनाई थी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत के अधीन जो 5 राजवंश हुए थे, उन 5 राजवंशों में पहली बार आगरा को इनकी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने ही दोस्तों इस नगर की नींव डाली थी या आगरा नगर की स्थापना की थी। सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। राजस्थान सब इंस्पेक्टर पुलिस में हाल ही में जो एग्जाम हुई थी पिछले साल, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आगरा शहर किसके द्वारा बसाया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अमीर खुसरो, दोस्तों ये जो अमीर खुसरो है, यह मोहम्मद के समय भारत आया था भाई। तो अमीर खुसरो ऐसा शासक है जिसे तूती ए हिंद कहा जाता है।
पूछ लिया जाए, इतिहास में तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है भाई? अमीर खुसरो को जाना जाता है। इसे भारत का तोता कहा जाता है या तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अमीर खुसरो ने कौन सी किताब लिखी थी? इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? क्या गीत गोविंद है, क्या पृथ्वीराज रासो है, क्या खजाइन उल फतह है, या तारिक उल हिंद है? देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, गीत गोविंद पुस्तक जयदेव के द्वारा लिखी गई थी भाई। ये जो गीत गोविंद पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई के द्वारा लिखी गई थी भाई। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? चंदवरदाई के द्वारा लिखी गई थी, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान था। इन्होंने लिखी थी ये पृथ्वीराज रासो। ये जो चंदवरदाई है, इनका मूल नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी। पूछ लिया जाए कि चंदवरदाई का मूल नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट वल्लादी। और हां, यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि चंदवरदाई कहां के रहने वाले थे? इनका जन्म लाहौर में हुआ था भाई। कहां हुआ था? लाहौर में। तो पृथ्वीराज रासो किताब तो लिखी थी चंदवरदाई ने, गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने, खजाइन उल फतह, यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। खजाइन उल फतह नामक किताब अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें दिल्ली सल्तनत के शासकों का वर्णन किया गया है। पूछ लिया जाए तारिक उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों, ये अल बरूनी ने लिखी थी ये किताब। तारिक उल हिंद, यह पुस्तक अल बरूनी ने लिखी थी। ये चारों की चारों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूं। पूछ लिया जाए गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने। खजाइन उल फतह किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। तारिक उल हिंद किसने लिखी? अल बरूनी ने। राज तरंगिणी किसने लिखी? कल्हड़ ने लिखी। और एक पुस्तक ध्यान रखना दोस्तों, मिताक्षरा। मिताक्षरा पुस्तक विज्ञानेश्वर नामक विद्वान के द्वारा लिखी गई थी। और यह मिताक्षरा पुस्तक का संबंध कानून से था भाई। कौन से विषय से था? कानून विषय से था। एक अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में भी ध्यान रखना कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। यह अर्थशास्त्र पुस्तक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं थी दोस्तों, यह पुस्तक राजनीति विषय से थी या नीति शास्त्र से थी। तो कई कंपटीशन एग्जाम में यह सवाल पूछ लिया गया है और कई कंपटीशन एग्जामों में दोस्तों यह सवाल पूछा जाना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा ही है दोस्तों, अर्थशास्त्र। तो विद्यार्थी यही अनुमान लगा लेते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब पढ़े लिखे का मतलब है जिन्होंने विश्लेषण ठीक तरीके से नहीं किया है। ऐसे स्टूडेंट्स बस अर्थशास्त्र का नाम सुनते ही ऐसे अनुमान लगा लेते कि हाँ ये तो अर्थव्यवस्था की किताब है, ये तो इकोनॉमिक्स की किताब है, जबकि ये इकोनॉमिक्स की या अर्थव्यवस्था की किताब नहीं है, ये पॉलिटी की किताब है। राजनीति इसका विषय है या नीति शास्त्र इसका विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम। बड़ा गजब का सवाल है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही अच्छे शासक रहे हैं दिल्ली सल्तनत के अधीन, खिलजी राजवंश के अधीन। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी में कई कमियां भी थी तो कई अच्छाइयां भी थी। इन्होंने प्रशासन सुधार में अनेक नए नए कदम उठाए हैं, जैसे सैनिकों की हुलिया प्रणाली सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विकसित की गई। सबसे पहले वेतनमान सैनिक अलाउद्दीन खिलजी ने रखे भाई। सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही प्रारंभ की गई। तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों एक महत्वाकांक्षी शासक था। यह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और साम्राज्य विस्तार करने के लिए ही इसने रणथंभौर पे आक्रमण किया और उस पर विजय हासिल की। इसने जालोर पर आक्रमण किया, इसने सिवाना पर आक्रमण किया, वहां भी विजय हासिल की। इसने जैसलमेर पर भी आक्रमण किया और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने मारवाड़ जोधपुर पर भी आक्रमण किया था। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया, वही चित्तौड़गढ़ पर भी आक्रमण किया था और वहां भी विजय हासिलता हुई इसको। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ा अभियान गुजरात अभियान चलाया था 1298 में, जिसमें भी इसको विजय हासिल हुई। ठीक है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके बचपन का नाम क्या था भाई? काफी अच्छा सवाल है ये। क्या गुलरुखी नाम था इसका, या सुल्तान सिकंदर शाह था,
या इसका नाम जूना खान था, या अली गुरसाफ था। चारों ही ऑप्शन बहुत गजब के हैं दोस्तों। चारों ऑप्शनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछ ही लिया जाता है, या घुमा फिरा के क्वेश्चन यहां से पूछ ही लिया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो आज की वीडियो क्लास है मॉक टेस्ट के माध्यम से करवाई जाएगी, और इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रखा गया है दोस्तों। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझें और ध्यान से पढ़ें दोस्तों। आपके बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस काम में आने वाले हैं। आपके जो कई कंफ्यूज है वो यहां दूर हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम गुलरुखी नहीं था भाई। ये जो गुलरुखी है ना दोस्तों, गुलरुखी के नाम से जो सिकंदर लोदी था, ये था ना दोस्तों सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा स्थापित की थी इसने, या लोदी वंश की राजधानी इसने आगरा स्थापित की थी। इस सिकंदर लोदी क्या करता था दोस्तों, फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में एक कविताओं का साहित्यिक संग्रह लिखता था भाई। तो पूछ ले जाए कि फारसी भाषा में कविताएं लिखने वाला शासक कौन था, सिकंदर लोदी। और ये सिकंदर लोदी किस नाम से लिखता था ये कविताएं, या फारसी का ये साहित्यिक रूप किस रूप में लिखता था, ये गुलरुखी के नाम से लिखता था। इसलिए इसने दोस्तों गुलरुखी उपाधि का भी प्रयोग करने लग गया था, गुलरुखी सिकंदर लोदी, यानी सिकंदर लोदी के साथ ये नाम जुड़ गया था दोस्तों गुलरुखी। वैसे गुलरुखी का अर्थ क्या होता है, फारसी भाषा में साहित्य लिखना या फारसी भाषा में कविताओं की रचना करना गुलरुखी के नाम से जानी जाती थी भाई। ये उन कविताओं का जो लेखक का नाम लिखा जाता था लास्ट के अंदर, वो अपना नाम सिकंदर लोदी नहीं लिखता था कविता के नाम के नीचे, कविता के नाम के नीचे ये गुलरुखी नाम लिखता था। तो इतिहास में सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो क्या ये अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम है? नहीं, गुलरुखी नाम से कविताएं सिकंदर लोदी लिखता था, जो फारसी साहित्य से रिलेटेड है। सुल्तान सिकंदर शाह है, यह क्वेश्चन भी दोस्तों सिकंदर लोदी से ही जुड़ा हुआ है। सिकंदर लोदी ने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि ग्रहण की थी भाई। पूछ ले जाए इतिहास में दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, सिकंदर लोदी। और गुलरुखी के नाम से भी कौन प्रसिद्ध हुआ था, सिकंदर लोदी। रही बात जूना खान, ये जूना खान तो दोस्तों एमबीटी था भाई। जूना खान तो कौन था, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खान था। क्या था भाई, जूना खान। अली गुरसाफ एकदम सही जवाब। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी इमारत मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी भाई। ऑप्शन में 4 इमारतों के नाम दिए गए हैं, चारों में से आपको चयन करके बताना है कि कौन सी इमारत एमबीटी ने बनवाई थी या मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। 4 इमारतें इस प्रकार हैं, क्या इसने कुतुब मीनार बनवाई थी, क्या आदिल शाह का किला बनवाया था, क्या मोट मस्जिद बनवाई थी, या फिर अलाई दरवाजा बनवाया था। देखिए दोस्तों, चारों इमारतों के बारे में देखिए। सबसे विशेष बात तो यह है, कुतुब मीनार, आदिल शाह का किला, मोट मस्जिद और अलाई दरवाजा, ये जो चारों इमारतें हैं एक तो सल्तनत कालीन इमारतें हैं भाई। दिल्ली सल्तनत के काल में इन चारों इमारतों का निर्माण हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों की चारों इमारतें दिल्ली में है भाई। कहां पर है, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शासकों की सत्ता का जो प्रमुख केंद्र था वो दिल्ली ही था। बाद में आगे चलकर कई शासकों ने जैसे तुगलकाबाद की राजधानी बनाई, दौलताबाद भी बनाई, देवगिरी भी बनाई, या फिर आगरा भी बनाई, लेकिन जो मूल केंद्र था सत्ता का वह दिल्ली था। इसलिए कुतुब मीनार, आदिल शाह का किला, मोट मस्जिद और अलाई दरवाजा ये दिल्ली में ही बनवाए गए। ये जो कुतुब मीनार है इसको प्रारंभ करवाया था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको समापन का काम किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। समापन का काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने। अपन ये कह सकते हैं कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इस इमारत का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। यह बात तो ठीक है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने इस इमारत का निर्माण कार्य पूरा करवाया,
लेकिन कई बार दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन थोड़ा और डीपली पूछ लिया जाता है कि दिल्ली में स्थित इस कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था भाई, किसकी याद में करवाया गया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक संत थे दोस्तों इस्लाम धर्म में या तुर्की संप्रदाय में, जिनका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, तो बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इस इमारत का निर्माण कार्य पूरा करवाया भाई किसने? इल्तुतमिश ने। रही बात आदिल शाह का किला, ये जो आदिल शाह का किला है ये दोस्तों आपका सही जवाब है। आदिल शाह का किला दिल्ली में स्थित है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था भाई। आदिल शाह का किला किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। रही बात मोट मस्जिद, ये मोट मस्जिद दोस्तों सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई थी भाई। मोट मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई थी। और अलाई दरवाजा, ये अलाई दरवाजा तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था भाई, AK-47। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऐसा बताया जाता है कि भारत की प्रथम मस्जिद है। भारत की प्रथम मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे के नाम से बनवाई थी। जबकि अपने राजस्थान की जो प्रथम मस्जिद है वो 2.5 दिन का झोपड़ा था भाई। कौन था? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखिए कौन सी इमारत मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में आदिल शाह का किला बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया और इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। इस कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई गई। मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में दिल्ली में करवाया गया, और अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी का शासनकाल, ये अच्छा सवाल है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के अधीन जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं उनके शासनकालों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से राजा का शासनकाल कब से कब तक रहा। पूछ रहा है कि इब्राहिम लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा था। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या 1206 से 10 तक रहा? क्या 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा? या 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा? या 1217 से 1526 ईस्वी तक रहा? अब दोस्तों ये जो इब्राहिम लोदी है इनका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा था। ये दोस्तों चारों को आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। यहां ये जो 1526 है ये दिल्ली सल्तनत के शासन का अंतिम वर्ष माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है और यहां दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और भारत में एक नया राजवंश प्रारंभ हो जाता है, मुगल वंश। और मुगल वंश का संस्थापक भारत में जहीरुद्दीन बाबर को माना जाता है। तो इब्राहिम लोदी का शासनकाल तो 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। ये तो रही बात अपने सही आंसर की। अब इनके बारे में भी देख लीजिए आप। ये जो 3 ऑप्शन लिखे हैं मैंने बाकी के कालक्रम के मामले में, किसी भी राजा के शासनकाल के मामले में, वो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है या कई एग्जामों में ऐसा पूछ भी लिया गया है। जैसे 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत में किसी शासक का पहला कार्यकाल था भाई। यानी दिल्ली राजवंश में सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया और गुलाम वंश का शासन की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन भारत में 1206 से 1210 ईस्वी तक माना जाता है। तो 1206 से 1210 तो कौन से राजा का शासनकाल रहा भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का। रही बात 1296 से 1316 ईस्वी तक, ये भारत में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था भाई। भारत में अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में राजा बनता है अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, और 1316 ईस्वी में एक गंभीर बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। 1236 से 1240 ईस्वी, ये सवाल दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया। जो हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम का जो CBT 2 लगा था, इसमें दोस्तों ये सवाल पूछ लिया गया था कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक रहा भाई? रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लीजिए।
1517 से 1526 ईस्वी तक तो शासन रहा इब्राहिम लोदी का। 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन रहा रजिया सुल्तान का। 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन रहा अलाउद्दीन खिलजी का। और 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू पशुओं पर कौन सा कर लगाया जाता था भाई? दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाले कर का क्या नाम था? यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो जजिया कर है, एक खुम्मस कर है, एक का नाम जकात कर है और एक का नाम चराई कर है। चार ऑप्शन पढ़े हो आप, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया जाता था भाई। दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर कौन सा था भाई? चराई कर था। यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के लगाए गए प्रमुख कर है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कर व्यवस्था प्रारंभ की थी, उनमें से दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाले कर को चराई कर कहते हैं। अब रही बात इन तीन करों की, यह भी जान लीजिए। जजिया कर, जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाए जाते थे, या हिंदुओं पर लगाए जाते थे, या ब्राह्मणों पर लगाए जाते थे। ठीक है दोस्तों। खुम्मस कर, ये युद्ध में लूटे हुए माल पर जो कर लगाया जाता था उसे खुम्मस कर कहा जाता था। यह युद्ध में लूटे हुए सामान के ऊपर जो कर लगाया जाता था उसे इतिहास में खुम्मस कर कहा गया। रही बात जकात कर, ये जो जकात कर है ना दोस्तों, जकात कर यह मुसलमानों पर ही लगाया जाता था। मुसलमानों की आय का 40वां भाग कर के रूप में वसूलना जकात कर कहलाता था। तो दोबारा देख लीजिए चारों कर। दुधारू पशुओं पर जो कर लगाया जाता था उसे चराई कर। मुसलमानों की आय का 40वां भाग जब कर के रूप में वसूला जाता था तो उसे जकात कर कहा जाता था। युद्ध के लूटे हुए माल पर जो कर लगाया जाता था उसे खुम्मस कहा जाता था। और गैर मुसलमानों से जो कर लिया जाता था उसे जजिया कर कहा जाता था। आज की वीडियो क्लास का अंतिम सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ भाई? अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ? क्या प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त हुआ, क्या मलिक काफूर से प्राप्त हुआ, या अहमद अगाज खान से प्राप्त हुआ, या फिर जूना खान से प्राप्त हुआ? दोस्तों ये जो दो व्यक्ति है, अहमद अगाज खान और जूना खान, इन दो का संबंध तो है तुगलक वंश से। और ये जो प्रताप रुद्रदेव है और मलिक काफूर है, इन दोनों का संबंध अलग अलग राजवंश से रहा है। जैसे प्रताप रुद्रदेव तो तेलंगाना के राजा थे भाई, तेलंगाना के शासक थे। और ये जो मलिक काफूर है ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था भाई, जो अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1298 ईस्वी में नुसरत खां के द्वारा तोहफे के रूप में भेंट किया गया था। देखिए प्रताप रुद्रदेव, ये जो कोहिनूर हीरा था ये प्रताप रुद्रदेव के पास में था भाई। किसके पास था? प्रताप रुद्रदेव के पास में था, जो तेलंगाना के शासक थे। अब ये जो मलिक काफूर है इसको मिला था सबसे पहले कोहिनूर हीरा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अभियान प्रारंभ किया तो दक्षिण भारत के अभियान में मलिक काफूर को उसका नेता बना दिया भाई। दक्षिण भारत के अभियान की जो कमान थी ना वो मलिक काफूर को सौंप दी। तो मलिक काफूर जब दक्षिण भारत में विजय प्राप्त कर लेता है या इसको सफलता मिल जाती है, तब प्रताप रुद्रदेव ये कोहिनूर हीरा भेंट करता है मलिक काफूर को। और बाद में आगे चलकर ये कोहिनूर हीरा जैसी नायाब चीज मलिक काफूर किसको भेंट कर देता है भाई? अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर देता है, तोहफे के रूप में भेंट कर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा भेंट करने वाला व्यक्ति कौन था भाई? मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर। ये तो रही बात यहां से कि इन्होंने भेंट किया था। यदि सवाल ये पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को जो कोहिनूर हीरा मिला वो किस राजा के पास में था, तो वो तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास में था। ये तो रही बात, कहानी कंप्लीट हो गई है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को मिले कोहिनूर हीरे की। अब इनके बारे में क्या सवाल पूछा जा सकता है? ये जूना खान है ना दोस्तों, जूना खान, इनका जो आगे चलकर नाम पड़ा उसका नाम था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खान अपने पिता की मृत्यु के बाद में
मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ही सत्ता पर बैठते हैं या शासन संभालते हैं। तो इस जूना खान ने क्या किया था, इसका एक ये परिचित व्यक्ति था भाई, उसका नाम था अहमद आगाज खान। इस अहमद आगाज खान ने क्या किया, ये जो शहर था ना दोस्तों, ये तुगलकाबाद, जो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, इस तुगलकाबाद से कुछ दूरी पर एक शहर पड़ता है, उसका नाम था अफगानपुर। और उस अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनाया था भाई अहमद आगाज खान ने। और यह महल बनाने का निर्देश किसने दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, या जूना खान ने दिया था। किसके शासनकाल में, अपने शासनकाल में नहीं, अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। जब ये लकड़ी का महल जूना खान या मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता को भेंट कर रहा था या तोहफे के रूप में प्रेजेंट कर रहा था, ये नायाब चीज, तो उस टाइम पे क्या हुआ दोस्तों, ये जो लकड़ी का महल था ना, इसमें कुछ कमियां रह गई। तो जैसे ही ये गयासुद्दीन तुगलक उस महल में प्रवेश करते हैं, उस टाइम पे दोस्तों ये वो महल ढह जाता है, नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है। और उस महल के गिर जाने के कारण ये गयासुद्दीन तुगलक उसमें दब जाते हैं और दबने से उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में जूना खान इसका उत्तराधिकारी राजा बनता है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। तो इस प्रकार अहमद आगाज खान ने तो वो लकड़ी का महल बनवाया था जिसके नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी। ये अहमद आगाज खान को लकड़ी का महल बनाने का निर्देश जूना खान या मोहम्मद बिन तुगलक ने दिए थे, जो इसका बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद बसाया था, ठीक है। जबकि लकड़ी का महल तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर अफगानपुर में बनाया गया था। मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को पेश किया या भेंट किया। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था यह मलिक काफूर, और ये कोहिनूर हीरा तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्र देव के पास मिला था। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज की वीडियो क्लास में आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो क्लास पसंद आई है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। कल फिर मिलेंगे अपने इसी ऑनलाइन YouTube चैनल पर, यानी एनसीबी एजुकेशन हब पर। तब के लिए धन्यवाद।